Hello friends, once again I Sunil Gupta welcome you in the POAG PYQ enrichment program. तो बच्चे, many comments we are getting in the YouTube, in the comment box, and many persons have made the request from me कि sir why not you have to speak in Hindi and English both, दोनों bilingual आप बोले तो बेहतर होगा. तो बच्चे bilingual के साथ प्रॉब्लम ये है कि that is very suitable for the Hindi medium students, but it is discomfort for the non-Hindi states students like the southern India is concerned or the northeastern India is concerned. तो जो students आते हैं यहाँ से they feel the problems in conceptualization in Hindi as far as my teaching experience is concerned, right? इसलिए हमने एक decision लिया है. I have taken the decision कि right from today I will make the two videos, one complete in English and another one in Hinglish. Hinglish means combination of Hindi plus English. हिंदी में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे और इंग्लिश में बच्चे कंटेंट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में होगा, राइट? इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू हैव टू राइट इन द कंटेंट बॉक्स ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज और द हिंदी लैंग्वेज वॉट एवर यू प्रीफर. तो चलो आज का जो ये वीडियो है डेट इज रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज and welcome to you once again in PYQ enrichment program in English language, right? तो बच्चे तुम्हें पता है कि इस प्रोग्राम में हम करते हैं कि यहाँ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन में आया हुआ है और इसके ऊपर में फिर हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिस्कशन करते हैं. डिस्कशन कितने तरह के होते हैं? डिस्कशन 3 इंपॉर्टेंट एरिया में एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द कंटेंट कॉन्सेप्चुलाइजेशन. कंटेंट कॉन्सेप्चुलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं क्रक्स पॉइंट, कोर पॉइंट से आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग ना पूरी तरह से डिस्कशन करते हैं. मे इट बी पॉसिबल कि सिमिलर नेचर का क्वेश्चन अगर अगली बार आ जाता हो तो यू मे फील वेरी वेरी कंफर्टेबल, और ऐसा ही होता है. एक कोर एरिया है यूपीएससी का, उसी कोर एरिया में डिफरेंट वोकेबुलरी टर्मिनोलॉजी का यूज करके वो क्वेश्चन को पूछते हैं. कभी पूछेंगे यूटिलिटी ऑफ ई गवर्नेंस, कभी पूछेंगे सिग्निफिकेंस, कभी पूछेंगे रिलेवेंस, कभी पूछेंगे एडवांटेजेस, कभी पूछेंगे बेनिफिट्स. डिफरेंट वोकेबुलरी हो सकता है, बट ओरिएंटेशन और कोर जो होता है ना वो क्रक्स एसेंस सेम है. तो उस एसेंस को हम लोग पहले इसको डिस्क्राइब करेंगे अंडर द कंटेंट कॉन्सेप्चुलाइजेशन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज कॉल्ड द ट्रेंड एनालिसिस. सेम टाइप का कोर रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है अगले साल? आएगा तो किस ओरिएंटेशन में आएगा, क्या वोकेबुलरी के साथ आएगा, एक एक्सपेक्टेड फॉर्म में ये हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? और लास्ट में इंपॉर्टेंट इज देयर आंसर प्रेजेंटेशन. आंसर प्रेजेंटेशन का मतलब रियल मायने में अगर ये क्वेश्चन है, अगर हमें लिखना है 100 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में, तो यार किस तरह से इसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे, राइट? तो 3 इंपॉर्टेंट एरिया है: कंटेंट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, ट्रेंड एनालिसिस, अनदर इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी द आंसर प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर इज कंसर्न. तो और शुरू करते हैं बिना टाइम लिए हुए, एंड ये है हमारा आज का क्वेश्चन. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज दियर, ये क्वेश्चन नंबर है बच्चे 8 ऑफ द सीएससी मेन 2023 का. और इसमें क्या है? इसमें क्वेश्चन में ई गवर्नेंस एज ए क्रिटिकल टूल ऑफ द गवर्नेंस हैज असर्ड in effectiveness, transparency and accountability in the government. What inadequacies hamper the enhancement of these features, right? ये है क्वेश्चन. तो बच्चे क्वेश्चन को जैसे ही तुमने पढ़ा तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग ना डिमांड ऑफ क्वेश्चन को निकालेंगे, बिकॉज 25% एस्पिरेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं. डिमांड ऑफ क्वेश्चन को नहीं निकालते इमीडिएटली. ई गवर्नेंस, अच्छा जी ई गवर्नेंस नहीं, डिमांड ऑफ क्वेश्चन को निकालते हैं. ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी न किसी एरिया से पूछा हुआ है, राइट? जाहिर है एरिया कौन सा है? ई गवर्नेंस. तो क्या ई गवर्नेंस में तुम सब लिख दोगे? ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव, ई गवर्नेंस का चैलेंजेस, ई गवर्नेंस का डायमेंशन, ई गवर्नेंस का मॉडल, ई गवर्नेंस का सब कुछ लिख डालोगे? नो. अब हम लोग क्वेश्चन को समझ करके फोकस यानी कि पॉइंट को समझना जरूरी है. तो सबसे पहले लेंगे रीजन ऑफ द डिमांड, कहाँ से ये क्वेश्चन को लिया हुआ है. क्लियर है क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है बच्चे? ये क्वेश्चन को हमने लिया है व्हाट इज कॉल्ड द ई गवर्नेंस से. हमने इस क्वेश्चन को लिया है. इस क्वेश्चन को ई गवर्नेंस से लिया है और
इसको क्लियर है कि फोकस कहाँ पर है इस क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन का बच्चे दो जगह फोकस है, जैसा तुम देख रहे हो दो एरिया में इन्होंने डिवाइड भी किया हुआ है। पहला एरिया ये बताता है कि ई गवर्नेंस एज द क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस असर्ट द इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस। मतलब कि ई गवर्नेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस आता है पब्लिक गवर्नेंस में, एक क्रिटिकल टूल क्रिएट करता है। इसका मतलब बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस ऑफ द ई गवर्नेंस से। मीनिंग ये है कि ई गवर्नेंस को अगर हमने प्रमोट किया तो जाहिर है कि प्रमोशन किया हमने इफेक्टिवनेस का, यही है ना, इफेक्टिवनेस। अनदर इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी प्रमोशन किया तुमने किस चीज का? ट्रांसपेरेंसी का, राइट, ट्रांसपेरेंसी। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो तुमने इन्हांसमेंट किया व्हाट इज कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी का, राइट, अकाउंटेबिलिटी का। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एरिया में तुमने ई गवर्नेंस को प्रमोट किया। डन। Second important is there, what inadequacies hamper the enhancement of these features? समझने वाली बात है। inadequacies इसका मतलब कि ई गवर्नेंस में कुछ ना कुछ यार inadequacies है, राइट ना। और inadequacies के कारण होता क्या है? हैम्पर इन्हांसमेंट ऑफ दीज फीचर। अभी कहने का मतलब दीज क्या हो गया? दीज फीचर्स का मतलब यही फीचर, ये जो तीनों फीचर्स था इसमें क्या होता है? ये इन्हांसमेंट हो सकता था, इफेक्टिव ज़्यादा हो सकते थे, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ सकता था, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ सकता था, लेकिन हुआ नहीं बिकॉज ये इनएडिक्वेसीज आ गए, राइट। और ये इस इनएडिक्वेसी के कारण तीन इंपॉर्टेंट जो था ना, उतना इन्हांसमेंट हम नहीं कर पाए, उतना इफेक्टिवनेस हम नहीं कर पाए, उतना ट्रांसपेरेंसी हम नहीं कर पाए, और उतना अकाउंटेबिलिटी हम मैनेज नहीं कर पाए, राइट। तो एकदम क्लियर है कि फोकस तक आते आते हम एकदम क्लियर हो गए कि दो ही चीज हमें लिखना है। एक ऐसा चीज लिखना है कि ई गवर्नेंस जो हमें यहाँ तक पहुंचाया है, और इनएडिक्वेसीज जो बहुत ऊपर तक जा सकता था बट जा नहीं पाया ड्यू टू इनएडिक्वेसीज, राइट। जाहिर है क्लियर है कि एक हिडन पोर्शन है कि कंक्लूजन में हमें देना बहुत जरूरी है कि अगर इनएडिक्वेसीज है तो इसको खत्म करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड से ही हम खत्म करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को, राइट। तो बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर फैक्ट आ जाओ, अब आते हैं यहाँ पर डिस्कशन करते हैं इस चीज को। तो चलो बच्चे आगे आते हैं एंड डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द टॉपिक इज कंसर्न्ड। अब हम लोग समझते हैं ई गवर्नेंस इज कंसर्न्ड, राइट। थोड़ा सा ब्रीफ स्ट्रक्चर ले लें ई गवर्नेंस यहाँ पर, राइट ना। तो पहले जो गवर्नेंस था उसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल गवर्नेंस, राइट। गवर्नेंस, मैनुअल गवर्नेंस ऐसा गवर्नेंस था जिसको हम कहाँ से एग्जीक्यूट करते थे? यहाँ भी गवर्नेंस है, राइट, लेकिन गवर्नेंस को एग्जीक्यूट करते थे विद द यूज ऑफ पीपीपी। वो पीपीपी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, राइट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। पेपर, पेंसिल एंड व्हाट? पोस्ट ऑफिस, राइट। तीन इंपॉर्टेंट चीज था कि कोई भी चीज को अगर जैसे गवर्नेंस का पार्ट हुआ ऑर्डर देना, तो ऑर्डर हम लोग अगर किसी को दे रहे हैं, ऑर्डर्स किसी को दे रहे हैं एसडीएम को, तो पहले हमने पेपर लिया, उस पर लिखा, फिर पोस्ट ऑफिस से उसको दिया, उसको रिपोर्ट करना हुआ, फिर लिया पेपर, वो भी लिखा, फिर पोस्ट ऑफिस से हमारे पास पहुंचा। तो ये चीज जो था ना, इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नेंस एग्जीक्यूटेड थ्रू पीपीपी इज कॉल्ड व्हाट? मैनुअल गवर्नेंस। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इस गवर्नेंस को आईसीटी से हम एग्जीक्यूट कर दें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, तो ऐसे गवर्नेंस को मैनुअल गवर्नेंस नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बोलेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या फिर छोटा फॉर्म में कहो तो ई गवर्नेंस इसको हम बोलेंगे, राइट। ई गवर्नेंस कुछ नहीं है, गवर्नेंस सेम है, ऑर्डर्स भी सेम है, कोऑर्डिनेशन भी सेम है, स्पेशलाइजेशन का टेक्निक भी सेम, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम है, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ? सिर्फ चैनलाइजेशन, यूटिलिटी with the use of ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें इंटरनेट आ गए, इसमें कंप्यूटर ओरिएंटेशन में आ गया, इसके साथ में इंटरलिंकेजेस हो गए पूरे टेक्नोलॉजी का, और फिर हमने इसको एग्जीक्यूट किया। इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक
गवर्नेंस, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में आता है 1990s के आसपास में, और 1992 तक आते आते तक वर्ल्ड बैंक जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया था गुड गवर्नेंस का, तो गुड गवर्नेंस का एक मॉडल इन्होंने दिया था डेवलपमेंट एंड एरिया में। तो इसमें जो गवर्नेंस का मॉडल दिया इन्होंने, इसी मॉडल इस रिपोर्ट में इन्होंने बोल दिया क्या कि ई गवर्नेंस इज नेसेसिटी ऑफ व्हाट द गुड गवर्नेंस। अगर आप गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस लाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना चाहिए, और ऐसे में ई गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट इनपुट्स की तरह यूज करना चाहिए। तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज बोला कि ई गवर्नेंस इज रिलेटेड टू व्हाट गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस में क्या था, गुड गवर्नेंस 3 चीज पे फोकस करता है बेसिकली, हालांकि करता तो बहुत सारे चीज पे है, जो बेसिकली है वो 3 जगह ये फोकस करता है, दिस इज कंसर्न। पहला इंपॉर्टेंट चीज जो फोकस करता है व्हाट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस पे, कि ऐसा चीज होना चाहिए गवर्नेंस में जो इफेक्टिव हो, ऐसा नहीं हो कि शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, स्ट्रेटेजिक हो और इफेक्टिव होना चाहिए, राइट। दूसरा यूज करता है कॉन्फिडेंशियलिटी पे नहीं, बल्कि ये यूज करता है व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के साथ यूज होना चाहिए। पहले का जो गवर्नेंस था डेट वाज बेस्ड अपॉन कॉन्फिडेंशियलिटी। इवन जो टर्म सेक्रेटेरिएट देखते हो ना, सेक्रेटेरिएट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द वर्ड सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि नहीं, नो कॉन्फिडेंशियलिटी, देयर शुड बी व्हाट ट्रांसपेरेंसी। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज ये था व्हाट इज कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी, राइट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी ऑफ द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, कोई एक्शन ले रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, आप लीजिए, डजेंट मैटर, बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर कि आप जो भी आप डिसीजन लेंगे दैट वुड बी answerable to someone else, right? So this is automatically said to be na effectiveness, transparency and accountability. और इसी के बाद में ये चीज हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस अगर हम बढ़ावा देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये तीनों चीज भी आगे बढ़ता है, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड व्हाट अकाउंटेबिलिटी, राइट। अब इसको हमने बढ़ावा दिया, ये चीज बढ़ा। क्वेश्चन का ओरिएंटेशन यही है कि हाउ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हैज टू increase or enhances the effect of what is called effectiveness, transparency and accountability in the public governance, right? लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलता है वहां पर, इनएडिक्वेसीज, क्या इनएडिक्वेसीज रह गया, हो सकता है, जो हो सकता है कि 100% हो सकता था, लेकिन अभी तक हमारे पास में 60% तक है, तो कुछ इनएडिक्वेसीज है यार। तो इनएडिक्वेसीज क्या क्या रह गया, इसके बारे में सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन अब तुम लोग बिल्कुल समझ चुके हो कि यहाँ पर 2 तरह का जो क्वेश्चन हो रहा था ना, यहाँ पर तुम लोग बिल्कुल समझ चुके हैं यहाँ पर कि व्हाट इज कॉल्ड द ई गवर्नेंस कैसे तीनों को बढ़ाता है, इनएडिक्वेसी कैसे उनको प्रोमिनेंट पोटेंशियल 100% ओरिएंटेशन पे नहीं ले जाने पे ये करता है, इनएडिक्वेसीज किस तरह से इनका रिलेशनशिप है, वी विल हैव टू मेक द डिस्कशन, राइट। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न, और अब चलेंगे यहाँ पे, राइट। पहला पार्ट पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन का। तो पहला पार्ट बच्चे क्या है, ई गवर्नेंस एज ए क्रिटिकल टूल असरिंग इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जाहिर है 3 भाग में तोड़ोगे, ई गवर्नेंस रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस, ई गवर्नेंस रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस रिलेटेड टू व्हाट अकाउंटेबिलिटी। ई गवर्नेंस इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाता है, अनदर इंपॉर्टेंट व्हाट अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट। तो चलो पहले एक एक चीज को हम लोग देखते हैं, और पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉल्ड द नेक्स्ट e-governance related to what? Effectiveness. How e-governance is related to high degree of effectiveness in public governance, right? इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाता है, तो इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट द पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट थिंकर भी है एलन सिक, राइट। एलन सिक ने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनका मानना ये है कि ये ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देते हैं, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, राइट, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस।
ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस का मीनिंग ये हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जो ऑपरेशन होगा वो पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही प्रभावी होगा, ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा, राइट ना। तो कैसे कहोगे कि ये ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राइट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज देयर, स्पीड अप द प्रोसेस। स्पीड अप द प्रोसेस, प्रोसेस को क्या करेगा, ये स्पीड में रखेगा, पूरी तरह से स्पीड अप द प्रोसेस करेगा। तो अगर अभी हम इनएफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं तो अगली बार होगा एफिशिएंसी की तरफ में लीड करेगा, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी इन फंक्शनिंग, सो व्हाट इज कॉल्ड एक्यूरेसी इन फंक्शनिंग में एक्यूरेसी लाएगा, ये कॉन्क्रीटनेस लाएगा। तो कॉन्क्रीटनेस जरूरी है, जितना कॉन्क्रीट वैल्यू रहेगा डिसीजन मेकिंग उतना ही बेहतर होगा, राइट। तो बेस्ड अपॉन द डेटा they should be very very adequate and very very specific in the nature। तो जाहिर है अगर हम कंप्यूटर का यूज करेंगे और सुपर कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे बढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम यूज करके आगे बढ़ेंगे तो एक्यूरेसी का लेवल विल बी वेरी वेरी हाई, राइट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया इज द एक्यूरेसी इज कंसर्न्ड। दूसरा इफेक्टिवनेस का एरिया ये है कि कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करता है ब्यूरोक्रेटिक मैलएडेप्टिव बिहेवियर। ब्यूरोक्रेटिक मैल एडेप्टेशन को क्या करेगा, ये खत्म करेगा। मैल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, तीन चीज, एक को बोलते हैं नेपोटिज्म, राइट, ये ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक होता है फेवरेटिज्म एंड एक इंपॉर्टेंट जो तुम जानते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, व्हाट इज कॉल्ड द करप्शन। ये तीनों को बच्चे खत्म करता है ये, राइट। यही तीनों जो ऐसे चीजें ना जो पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को इनइफेक्टिवनेस बनाने में 60% का रोल निभाते हैं। और ई गवर्नेंस आने के बाद नेपोटिज्म भी खत्म होगा, बिकॉज नेपोटिज्म सब्जेक्टिविटी से क्रिएट होता है, पर्सनल फीलिंग से क्रिएट होता है। यहां पर इसको रिप्लेस कर देता है ऑब्जेक्टिविटी, राइट। तो ऑब्जेक्टिविटी जैसे ही आ गया, तुम्हारी सब्जेक्टिविटी खत्म हो गई, नेपोटिज्म नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी के साथ तुम काम करोगे, दैट इज मेंशन अंडर द इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फेवरेटिज्म भी तुम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो हम लोग डिस्कस किए, एसओपी के कारण तुम नहीं कर सकते किसी को फेवर, उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। एंड करप्शन, वैसे अब करप्शन तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, वेरी वेल, बिकॉज करप्शन वहां पनपता है ना जहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। करप्शन ही नहीं पनपेगा जहां पे ट्रांसपेरेंसी होगा। एंड जाहिर है कि दिस पर्टिकुलर ई गवर्नेंस इज गोइंग टू फेवर द ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि इसको सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया में ट्रांसपेरेंसी को ढंग से डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेस्ड अपॉन दिस वन, ये कहीं ना कहीं ये चीज को हटाता है, और जब इस चीज को अगर ये हटाएगा, ट्रांसपेरेंसी इसमें लाएगा, राइट, तो बेस्ड अपॉन दैट ये मैलएडेप्टिव बिहेवियर भी धीरे धीरे जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस विल ग्रो, विल इंक्रीज, राइट। चलो थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न। अब थोड़ा सा इसको ना छोटा करते हैं बच्चे यहाँ पे, राइट, एंड इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, राइट। अब देखते हैं व्हाट इज द दिस वन। सी नेक्स्ट इज कंसर्न सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस इज कंसर्न्ड। देखो, एक ई गवर्नेंस जब हम लोग बढ़ावा देते हैं ना, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, राइट। गवर्नमेंट टू सिटीजन जस्ट लाइक ज्ञानदूत प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो दिस इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है, जहां इंटरेक्शन हो गया पीपल और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तो जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवनेस 60% ज्यादा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज ऑटोक्रेटिक डिसीजन इज कन्वर्टेड इनटू डेमोक्रेटिक डिसीजन, एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन इज ऑलवेज एज ओवर द ऑटोक्रेटिक डिसीजंस, राइट। तो बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर फैक्ट, इफेक्टिवनेस जो होगा दैट वुड बी व्हाट, वेरी 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 कोऑपरेटिव, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज और होता है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन। ये जो होता है ना कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस में काफी होते हैं क्या, जब
भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें 3 प्रॉब्लम्स तो पनपेंगे ही पनपेंगे। एक तो पनपेंगे प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग आएगा, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो होगा डेट इज कॉल्ड द डुप्लीकेशन, राइट, डुप्लीकेशन भी आएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा इंटर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। 3 प्रॉब्लम्स आते हैं। कोऑर्डिनेशन का लेवल जब हाई होगा तो तीनों प्रॉब्लम का लेवल व्हाट बिल्कुल नीचे जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का सिस्टम है ये। तो बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर फैक्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आप ओवरलैपिंग में, डुप्लीकेशन में काम करते हैं, योर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस विल बी लेस। अगर एक कोऑर्डिनेशन और हार्मोनाइजेशन और सिंक्रोनस में काम करते हैं देन इट विल गेट व्हाट इंक्रीज। तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट एरिया दैट हैज टू इनहांस व्हाट इफेक्टिवनेस इन पब्लिक गवर्नेंस, राइट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर, दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेशन ऑफ very important digital delivery of, right, digital delivery of public services, public services ये बहुत जरूरी है। इफेक्टिवनेस के लिए एक टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन का होना जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, राइट। और इस मॉडर्नाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल करता है वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पूरे सर्विसेज को डिजिटलाइज्ड करता है। अगर आपको कभी आपको है कि एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का फॉर्म भरिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दीजिए। इफ यू हैव टू टेक द लाइसेंस, परमिट्स, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देन तुम इससे ले सकते हो बाय द ऑनलाइन मैकेनिज्म। तो बेस्ड अपॉन दैट द मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन हैज इनहांसेस द वैल्यू ऑफ व्हाट इफेक्टिवनेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर, एक बार फिर से तुम्हें रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर कितने हुए ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ड्यू टू दिस पर्टिकुलर, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स थोड़ा सा खत्म हुआ, सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ मिला, बिखरा हुआ चीज एक साथ सिंक्रोनाइज हुआ, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक मॉडर्नाइजेशन का टेक्निक यहाँ पे सामने आया। और इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट एरिया जो हमने खत्म किया व्हाट इज कॉल्ड कि हाउ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज रिलेटेड टू व्हाट इफेक्टिवनेस। अब आते हैं बच्चे सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया पे, हाउ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज रिलेटेड टू व्हाट ट्रांसपेरेंसी, राइट ना। तो सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया लेके चलते हैं एंड व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी। दूसरे में यूज कर रहे हैं हाउ इट इज रिलेटेड टू इनहांसमेंट ऑफ व्हाट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को ये कैसे इनहांस करता है, राइट। तो और इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ में लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट इज एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन बच्चे ये जो होता है ना बहुत फैसिलिटेटिव हो जाता है बाय मीन्स ऑफ व्हाट ई गवर्नेंस। बिकॉज अब गवर्नमेंट का कौन सा इंफॉर्मेशन तुम लेना चाहते हो, बेसिकली 2 इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट का एक्शन एंड गवर्नमेंट का व्हाट डिसीजन, रिलेटेड टू लेजिस्लेशन, रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी, रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशन, रिलेटेड टू मेथोडोलॉजी, रिलेटेड टू मॉडलस ऑपरेंडी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट में है तुम एक्सेस कर सकते हो। ये डेमोक्रेटिक राइट होता है हर एक सिटीजन का डेमोक्रेटिक कंट्री में, खासकर इंडिया में ये तो हमारा राइट होता है, राइट। लेकिन इस चीज को एक्सेस देने के लिए मैनुअल टेक्नोलॉजी अगर हम लेते हैं तो एक्स इफेक्टिवनेस से अगर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का यूज करते हैं तो 20x इफेक्टिवनेस आ जाता है, राइट। आप बैठे बैठे वेब के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज मैनुअल गवर्नेंस में नहीं था, ये पॉसिबिलिटी देता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। एंड सो द ट्रांसपेरेंसी का लेवल अगर पहले x था तो अब बन जाता है व्हाट 20x। दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। गवर्नमेंट का प्रोसेस बिल्कुल हमारे सामने ट्रांसपेरेंट हो जाता है, राइट ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर, ये इंडिविजुअल राइट को भी बढ़ाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल और यू कैन से द सिटीजन। सिटीजन के राइट टू इंफॉर्मेशन को भी ये क्या करता है, इनहांस करता है, राइट। अब सिटीजन भी इंफॉर्मेशन
ले सकता है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज योर बजट, आपका बजट क्या है, आपका मैन पावर्स कैसे है, कैसे काम करता है, व्हाई नॉट यू आर गोइंग टू गेट योर टारगेट अप्रोप्रिएटली, एवरीथिंग ये फाइंड आउट कर सकता है बाय मीन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एक और इंपॉर्टेंट चीज करता है क्या, व्हाट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जिसको हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करता है। और शेयरिंग जब करते हुए इंफॉर्मेशन को, तो जाहिर है तुम यहाँ पर जितने भी तुम्हारा सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस, जो हमने बाद में पिछले भी डिस्कस किया, इंटरफेस को भी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यू आर गोइंग टू फैसिलिटेट, इंटरफेस को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म के साथ तुम डिसीजन ले रहे हो, स्टेक होल्डर्स को तुम डिनाई नहीं कर सकते, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट स्टेक होल्डर व्हाइल टेकिंग द कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन। तो दिस इज द third important area that we have to maintain here, right? Next important is said to be electronic data recording, right? Recording is there. अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास में है, तो जाहिर है जब इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्डिंग अगर होगा, देन एंड देयर आफ्टर वी हैव टू मेंटेन द वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट कंपैरेटिव डाटा। डेटा में यहाँ पर 3 तरह के डेटा में इम्प्रूवमेंट आएगा। एक तो कंप्लीट डेटा तुम्हारे पास होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट एक्यूरेट डेटा, राइट, एक्यूरेट डेटा यानी एक्यूरेसी पहले भी हमने डिस्कस किया, ये आगे बढ़ेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी व्हाट इज कॉल्ड द कंपैरेटिव डेटा, राइट, कंपैरेटिव डेटा। जब ये रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये तीनों चीज सामने आएगा, राइट। ऐसा नहीं था कि मैनुअल टेक्नोलॉजी में हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था पहले रिकॉर्ड, बट एक्सेसिबिलिटी और शेयरिंग करना बहुत मुश्किल था। नाउ दिस टाइम इट इज वेरी इजी टू टेक द डिसीजन अप्रोप्रिएटली, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट, फैक्ट इज देयर। एंड अगर तुम ट्रांसपेरेंसी करोगे, देन एंड देयर आफ्टर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ट्रस्ट बिल्डिंग अमंग द कम्युनिटी में ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बिल्डिंग होता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने टैक्स पेड किया था, दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर्म, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट यहाँ पर हमने ये डिस्कशन किया कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस रिलेटेड टू व्हाट, एनहांसमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। समझने वाली बात ये है, ये सब चीज ऐसा नहीं था कि मैनुअल टेक्नोलॉजी था तो नहीं था, बट इनका लेवल बहुत नीचे था, इनके आने के बाद इनका लेवल एनहांस हो गया, राइट, दैट इज द फैक्ट। अब चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया को हम लोग देखते हैं। और अभी क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस रिलेटेड टू व्हाट, ट्रांसपेरेंसी। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज द अकाउंटेबिलिटी। तो चलते हैं एक सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया, एंड अगला चलते हैं व्हाट इज कॉल्ड द हाउ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज रिलेटेड टू व्हाट, एनहांसमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एनहांसमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखो, तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम पेपर पेंसिल लेके बैठे होगे और कुछ पॉइंट को तुम नोट डाउन कर रहे होगे, राइट। वीडियो भी एक मीडियम है तुम लोग के पास में पहुंचाने का, बट प्रॉपरली अगर प्रिपरेशन करना है तो पेपर पेंसिल अप्रोच मस्ट बी देयर, राइट। तो चलो अब करते हैं अकाउंटेबिलिटी। बच्चे, अकाउंटेबिलिटी होता क्या है? अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? आंसरेबिलिटी। आप कोई भी एक्शन करते हैं या डिसीजन लेते हैं, दो ही काम करता है गवर्नमेंट, या तो एक्शन लेता है या डिसीजन लेता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी दो ही काम करता है। अब जो भी एक्शन और डिसीजन आप ले रहे हैं, तो समवन शुड बी अवेलेबल टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ द डिसीजन एंड द एक्शन। आपने टेंडर देना था, टेंडर दे दिया, तो कोई आदमी होना चाहिए जो तुमसे पूछे कि वो टेंडर में था क्या, उस टेंडर तुमने ए को ही क्यों दिया, बी को क्यों नहीं दिया, और टेंडर किस प्रोसेस से दिया, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो इसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक बार फिर से बताएं, पहले भी था, लेकिन मैनुअल गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी का लेवल था X, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी का लेवल हो गया 20x, राइट। तो देखो कैसे होता है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का लेवल बढ़ा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इनको इन्फ्लुएंस किया, राइट। The first important is there,
परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। देखो, अकाउंटेबिलिटी दो तरह के होते हैं, प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। यानी जब तुम आंसर करते हो, किसी से क्वेश्चन पूछते हो कि प्रोसेस आपका सही था कि नहीं, तो ये हो गया प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी। लेकिन आंसरेबिलिटी अगर परफॉर्मेंस पे करते हो, आउटकम पे करते हो, आउटले पे करते हो, तो इसको बोलते हैं, टारगेट पे करते हैं तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। सर्व शिक्षा अभियान में आपने 200 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, तो किस प्रोसेस से खर्च किया, अगर ये देखते हैं तो प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी, हाँ जी प्रोसेस सही था। लेकिन आउटपुट क्या था आपका, 20 विलेज को एडुकेट करना, और आपने एडुकेट किया 6 विलेज को। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है, अगर पूछते हैं तो इट इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आने से परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी इनहांस्ड हुआ, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, टाइम मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। और वेरी इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी, यू नो, दिस इज कॉल्ड द रेगुलर इवैल्यूएशन। ये दोनों का जो है ना एक साथ ओरिएंटेशन होता है, एंड सो ऑटोमेटिकली सेड टू बी, यहां पर एक एरिया होता है जहां पे हम लोग इसको डील करते हैं, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर, व्हाट इज, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अगर हम लाते हैं, देन अकाउंटेबिलिटी इज गेटिंग इनहांस्ड, दैट इज द फैक्ट हियर। एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि नो देयर इज द सम, यू नो, problems are going to happen, then and thereafter we can ask the question directly from that particular area. Next important is there, accountability is also being getting, you know, through very important minimization of administrative corruption. करप्शन क्या होता है ना कि ये अकाउंटेबिलिटी को रोकता है ये। अब अकाउंटेबिलिटी को आप नहीं रोक सकते, बिकॉज करप्शन वहीं पनपता है जहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, और इनका लेना देना किस चीज से है, ट्रांसपेरेंसी से। तो ट्रांसपेरेंसी करप्शन को आने नहीं देगा। ये सेम पॉइंट हमने पिछले बार भी लिखा हुआ था, बिकॉज ये तीनों चीज अपने आप में इंटर रिलेटेड है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस, तीनों अपने आप में इंटर रिलेटेड, कुछ पॉइंट कॉमन हो सकते हैं, सो डज नॉट मैटर, राइट ना, इट्स ओके। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर डिजिटल ऑडिट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन। एक तो ये एक चीज आया ना, डिजिटल ऑडिट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया आया, that has also enhanced the accountability in the public governance here, right? And very very important fact is there, online feedback mechanism, ये जो आ गया ना online feedback mechanism, right? अब तुम फीडबैक देने के लिए अब मैन्युअली जाते नहीं ऑफिसेस में, इलेक्ट्रॉनिकली ही आप फीडबैक दे देते हैं, and so it is going to favor also the social audit mechanism, and so enhances accountability in the public governance. तो बच्चे तुमने देखा यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज किस तरह से रिलेटेड है, इसको हम अगर देखें एक बार फिर से, हाउ ट्रांसपेरेंसी, अनदर इंपॉर्टेंट इज हाउ इफेक्टिव वैल्यूज आर गोइंग टू बी हैपन हियर, एंड सो ये तीन चीज हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। अगर हम देखें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया में डिस्कस किए हम लोग, ये डिस्कस किए थे। एक पहला इंपॉर्टेंट एरिया जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस रिलेटेड टू दिस एरिया, ये हम लोग डिस्कस कर चुके, राइट। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, कौन सी इनएडिक्वेसीज रह गई जिसके कारण इफेक्टिवनेस भी गया, ट्रांसपेरेंसी भी उतना अटेंड नहीं कर पा रहा है, और अकाउंटेबिलिटी भी उतना अटेंड नहीं कर पा रहा है, राइट। तो चलो देखते हैं, और ये हमारे सामने आया, इसको हम तोड़ेंगे तीन इंपॉर्टेंट एरिया में। फर्स्ट, इनएडिक्वेसी रिलेटेड टू
less effectiveness, inadequacy related to less transparency, inadequacy related to less accountability, right? तो एक एक चीज को चलो देखते हैं एंड इसमें देखते हैं क्या होता है, राइट? तो आज फर्स्ट इंपॉर्टेंट, हाउ inadequacies in e-governance related to less effective value. क्या क्या इनएडिक्वेसीज के कारण वो इफेक्टिवनेस नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, और इसमें कुल मिलाकर के अगर हम क्रक्स में बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, राइट? फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर इशू ऑफ डिजिटल डिवाइस, इशू ऑफ डिजिटल डिवाइड। बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस खासकर सोशलिस्टिक स्टेट में और जहां पर वेरिएशन है कॉम्पिटेंस का, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी वेरिएशन है, ऐसे स्थिति में डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीच में, सोसाइटी में 2-3 सेक्शंस बना देते हैं। अर्बन डिवाइड, रूरल डिवाइड, राइट? जेंडर डिवाइड इट में क्रिएट इन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। एकेडमिक सेक्शन में दोनों का क्रिएशन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। लिटरेचर वाले थोड़ा कम एक्सेसिबिलिटी में रहते हैं एंड साइंस वाले थोड़े ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी में रह जाते हैं। इस तरह से 25 क्राइटेरिया है जहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी सोसाइटी को ही डिवाइड कर देता है। तो एक डिजिटल डिवाइड एक ऐसा एरिया है जिसमें सोशलिस्टिक स्टेट के लिए, राइट, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है एंड ये डिजिटल डिवाइड का प्रॉब्लम ये थोड़ा सा इनएडिक्वेसीज क्रिएट करता है। अगर एडिक्वेट हो यानी कि डिवाइड का लेवल बहुत ही कम हो, देन एंड देयर आफ्टर हमारी इफेक्टिव वैल्यू बहुत होगी। अगर नहीं है तो इफेक्टिव वैल्यू लेस होगा। बिकॉज अगर स्पीड में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं तो डिवाइड ज्यादा हो जाएगा। स्पीड भी हमें थोड़ा सा मॉडरेट रखना पड़ेगा एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में जो खर्च होगा उसका 40% एरियाज हमें टेक्नोलॉजिकल हैव नॉट्स पे लगाना होगा, सो दैट डिजिटल डिवाइड का एरिया कम हो। तो इफेक्टिव वैल्यू जो होना चाहिए था डेवलप्ड कंट्री में जो होगा, इफेक्टिव वैल्यू डेवलपिंग कंट्री में कम होगा, बिकॉज यहाँ डिजिटल डिवाइड का लेवल हाई है, राइट? तो पहला इंपॉर्टेंट एरिया इज देयर, इशू ऑफ डिजिटल डिवाइड इज कंसर्न्ड। सेकंड इंपॉर्टेंट, लेस स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट। देखो, इंगेजमेंट जो होता है ना स्टेक होल्डर्स का, सिटीजन का डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ, डेट इज वेरी लेस। अगर तुम गांव में चले जाओ तो तुम देखोगे बहुत सारे लोग प्रीफर नहीं करते कि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड काम करें। कोशिश करते हैं कि मैन्युअली जा करके पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं बैंक से। वो जाना नहीं चाहते एटीएम में, पता नहीं उनको ट्रस्ट बिल्डिंग, ट्रस्ट डर लगता है उनको। दैट इज द फैक्ट हियर। स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट न होना या कम होना, ये एक इनएडिक्वेसीज है। और ये इनएडिक्वेसीज अगर नहीं होता तो इफेक्टिव वैल्यू विल बी वेरी हाई, राइट? पूरी तरह से एंगेज होते, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी या ई गवर्नेंस सिर्फ गवर्नमेंट के कहने से नहीं होगा। पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेशन इसके साथ होना जरूरी है। डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रेशन का वैल्यू भी होना जरूरी है, राइट? थर्ड इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी, इसी से रिलेटेड है, पब्लिक ट्रस्ट, राइट? पब्लिक ट्रस्ट। बच्चे, ट्रस्ट इशू यहां पर है, राइट? और ट्रस्ट इशू दो कारण से होता है। कुछ लोग को विश्वास नहीं होता बिकॉज उसको नॉलेज नहीं है, तो अवेयर ही नहीं है टेक्नोलॉजी से, तो उसको जाहिर है कि जिसमें अवेयरनेस नहीं है तो उसमें विश्वास नहीं होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ लोगों को बहुत विश्वास है लेकिन उसको ये भी पता है कि साइबर सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, हैकर्स भी है, राइट? तो बेस्ड अपॉन दैट, अगर ये पब्लिक ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पे आ जाता तो शायद हम बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते, लेकिन नहीं है, तो इट्स ओके। ये इनएडिक्वेसीज है। इशू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी।
साइबर सिक्योरिटी का लेवल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो जाहिर है कि आदमी डरेगा, ये फियर होगा, फियर ऑफ यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। और तुम कोशिश करोगे कि मैनुअल से ही ज्यादा काम करे। अगर 2-3 लाख का ट्रांजैक्शन करना हो तो एनईएफटी का यूज कर सकते हैं, आरटीजीएस का यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 करोड़ रुपया अगर देना हो तो कोशिश करोगे, प्रीफर करोगे कि एक मैनुअल बेस से जाकर के डील करें, कम से कम हमारे पास लीगल एविडेंस तो होगा। तो डेट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज हियर, दैट इज ये 4 इंपॉर्टेंट चीज कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस को रोकता है, राइट, इफेक्टिव वैल्यू से रोकता है ये, राइट। अब दूसरा देख लेते हैं बच्चे यहां पे, हाउ इनएडिक्वेसीज दैट इज हैम्परिंग विच पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंसी। अब फिर देखेंगे हाउ इट इज गोइंग टू हैम्पर व्हाट, अकाउंटेबिलिटी फैक्टर्स। तो देखो ये सब जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको समझेंगे हम लोग। अब एक बार फिर से बता दें कहां पर तुम्हारा दिमाग होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ट्रांसपेरेंसी का लेवल कम से कम 6 टाइम्स ज्यादा होता। ये है तो ट्रांसपेरेंसी का लेवल उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। मीनिंग इज दिस, इनएडिक्वेसी मींस दिस, राइट। तो देखो पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, इंफ्रास्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट नहीं है। ब्रॉडबैंड का होना, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का होना, स्पीड का होना, डिवाइस का होना, दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है तो जाहिर है कि जितना दूर जाना चाहिए था ट्रांसपेरेंसी को उतना नहीं जा पा रहा है। सम पर्सन्स आर स्टिल नॉट अंडर द एरिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी, स्टिल आर वर्किंग अंडर द कॉन्फिडेंशियलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। Many offices are not going to sharing the file because infrastructure is not available. तो क्या कर लोगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगा उस ऑफिसेस का, ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, inadequate infrastructure. Second important is there what is called hyper surveillance. Hyper surveillance. हाइपर सर्विलांस किसको कहते हैं? हाइपर सर्विलांस एक टर्म्स है जिसका मीनिंग ये होता है, इसमें ना स्टेट बहुत ही ज्यादा सर्वेलियंस के लेवल पाया जाता है सिटीजन के लाइफ के लिए, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होता है। तो हमेशा क्वेश्चन आता है राइट टू प्राइवेसी पे, राइट। तो जब जब आप ट्रांसपेरेंसी देंगे ना तो प्राइवेसी भी आएगा। बहुत जरूरी है कि बैलेंस करना होगा, बैलेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इंडिविजुअल प्राइवेसी। और अगर ये इम्बैलेंसेस रहा तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द चैलेंजेस इन फेवरिंग ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी देने के लिए जरूरी है, अब जब आप ट्रांसपेरेंट करेंगे तो किसी न किसी प्राइवेसी का वायलेशन होगा। समझना बहुत जरूरी है, बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी देने से किसी का प्राइवेसी अगर हैम्पर हुआ, ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट। अब तो आपको और भी सीरियस होना पड़ेगा इस इनएडिक्वेसी को कंप्लीट करने के लिए, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट डिजिटल राइट्स की इनएडिक्वेसी। राइट्स देखो, फंडामेंटल राइट्स तो तुम्हें मिला है, डिजिटल राइट्स के बारे में कोई बोला ही नहीं, बिकॉज जस्टिस को हमने 3 ही तरह से देखा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी आपने टेक्नोलॉजिकल जस्टिस के बारे में सुना? बट अब आ चुका है टेक्नोलॉजिकल जस्टिस। 2 राइट्स खुल के आते हैं सामने डिजिटल राइट्स में, राइट टू बी फॉरगेटन, टू बी फॉरगेटन, राइट, कि कोई भी चीज अगर हमने पब्लिश किया है तो हमारे पास में राइट होना चाहिए कि उसको हम डिलीट कर सके। पहले फेसबुक पे बटन नहीं था डिलीट का, अब आपको देना पड़ेगा। और
एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कॉल्ड राइट टू डिजिटल इनहेरिटेंस। डिजिटल इनहेरिटेंस, डिजिटल इनहेरिटेंस एक टीएनसी, एक राइट है जिसका ये कहना है कि राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट बेनिफिशियरीज और राइट पर्सन। तो ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि ट्रांसपेरेंसी हम जो कर रहे हैं तो उसी डेडिकेटेड कम्युनिटी के बीच होना चाहिए, राइट। तो बेस्ड अपॉन दिस वन, अगर कोई भी चीज हम मैसेज दे रहे हैं तो उसी एक डेडिकेटेड कम्युनिटी के बीच होना चाहिए। अगर वो डेडिकेटेड कम्युनिटी से बाहर जाता है, देयर वुड हैव बीन वायलेशन ऑफ द सर्टेन राइट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दो डिजिटल राइट्स हो गए। अब ये डिजिटल राइट्स अगर आ गया तो ट्रांसपेरेंसी पे तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। जिस लेवल पे जा रहे थे ट्रांसपेरेंसी लेके, वैसे उस लेवल पे तुम नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर consideration of inadequate consideration of these rights. And another important fact is there, what is called cyber crime. Cyber crime, ये तो बड़ा इजी टाइप का चीज है, इसमें बहुत सारे चीज आ जाते हैं। हैकिंग आ गया, हैकर्स आ गए, इसमें अनदर फिशिंग आ गया, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजीज जो हम यूज करते हैं डिजिटल पायरेसी को लेकर के, एवरीथिंग हैज टू कम अंडर द दिस वन डिजिटल क्राइम, व्हाट इज कॉल्ड द साइबर क्राइम हियर। अब इतने सारे चीज आ गए ना, तो कहीं ना कहीं पे हम ट्रांसपेरेंसी को उस इफेक्टिवनेस के साथ नहीं आगे बढ़ा सकते जितना इफेक्टिवनेस के साथ बढ़ाना चाहिए था। अगर ये सब एडेक्वेट लेवल पे होगा, ट्रांसपेरेंसी लेवल विल बी मोर। इनएडेक्वेट लेवल पे होगा तो ट्रांसपेरेंसी लेवल विल बी लेस। इसलिए डेवलपिंग कंट्री में ट्रांसपेरेंसी का लेवल उतना नहीं हो पाता जितना स्वीडन में हो गया, ब्रिटेन में हो गया, राइट। दीज आर द फैक्ट। बिकॉज डेवलप्ड कंट्री में ये इनएडिक्वेसीज कम है, हमारे यहाँ इनएडिक्वेसीज थोड़ा ज्यादा, राइट। दैट इज द फैक्ट। तो चलो बच्चे एक बार फिर से देखें क्या क्या था यार हम लोगों ने अभी किया। ये था ना, इनएडिक्वेसी रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस डिस्कस कर लिया, इनएडिक्वेसी रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं इनएडिक्वेसी रिलेटेड टू व्हाट, अकाउंटेबिलिटी, राइट। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाउ inadequacy is related to what, accountability. Inadequacies related to what, less number of accountability. इसका मतलब एक और फिर से बता दें, शायद ये सब चीज नहीं होता, एडिक्वेट होता तो अकाउंटेबिलिटी का लेवल 6 टाइम्स 7 टाइम्स ज्यादा होता, लेकिन है इसीलिए नहीं है, राइट। अब इसको हम देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज दियर इनएडिक्वेट डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी, बच्चे डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो उस लेवल की अकाउंटेबिलिटी नहीं जिस लेवल पे होना चाहिए। हमने कंप्लेंट मैकेनिज्म को मेंटेन करने, रिड्रेसल ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म के लिए हमने एप्स बना रखे, करप्शन, एंटी करप्शन एप्स बना रखे हैं, लेकिन लोग जानते ही नहीं कि एप्स भी होता है, इसमें कंप्लेंट भी करना होता है। इसमें हमने दिल्ली ग्रीन ऐप बनाए। दिल्ली ग्रीन ऐप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कहीं से भी कोई इमेज लेकर के आप भेज सकते हैं, जीपीएस से उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कचरे हैं, ऊपर से फोर्स करते हैं कि नहीं इस कचरे को हटाइए। लेकिन जब तुम ऐप से यूज नहीं करोगे, अब क्यों यूज नहीं करो, बिकॉज लिटरेसी नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उसके पास में, एडिक्वेट नॉलेज है ही नहीं, एक लिमिटेड नॉलेज है। यूट्यूब देख रहे हैं, राइट, यूट्यूब का कौन सा पोर्शन देखना चाहिए इसका भी नॉलेज नहीं है, तो जाहिर है सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम में क्रिएट द लेस डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर inadequacy of appellate mechanism. Right? Mechanism is there. अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी एक प्रोमिनेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे. अगर प्रोमिनेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी, तो ऑटोमेटिकली नॉन अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शन विल कम आउट.
साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल हमारे यहाँ बना है, बट इट इज नॉट गोइंग टू फंक्शनिंग इज वेरी एडिक्वेट मैनर। अगर इसमें इनएडिक्वेसीज है, चाहे वो स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज हो, ऑथोरिटेटिव इनएडिक्वेसीज हो, डेलीगेशन इनएडिक्वेसीज हो, प्रोमिनेंट इनएडिक्वेसीज हो, कॉम्पिटेंस इनएडिक्वेसीज हो, कुछ भी अगर हो, तो ऑटोमेटिकली it will not attain that particular level of accountability that it should be, right? Next important, imbalances between, balance between regulation and innovation, regulation and innovation। ये सेकंड ARC भी बोलते हैं कि रेगुलेशन और इनोवेशन के बीच में एक अगर बैलेंस एडिक्वेसी के साथ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट? एंड इट हैपेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनदर इंपॉर्टेंट इशू ऑफ डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, राइट? डेटा सिक्योरिटी इज देयर। डेटा सिक्योरिटी तुम्हारे पास में होना चाहिए, बिकॉज अगर पूरी तरह से तुम अगर क्लियर हो, खासकर विसल ब्लोवर के साथ में होता है ये डेटा सिक्योरिटी का इशू। अगर 100% अगर डेटा सिक्योरिटी है किसी के साथ भी, then and thereafter accountability का पैटर्न will get increased. But if there is some inadequacies or some doubts over the whether my data will be secured or not, you will not attain such kind of the accountability in the functioning. And very important is there here, inadequacies of coordination among, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, लेजिस्लेशन एंड इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी को अगर तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, देन लेजिस्लेशन एंड व्हाट इज कॉल्ड द इंस्टीट्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ये है। लेजिस्लेशन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे, जैसे हमारे पास में आईटी एक्ट है, राइट? अब तो 2000 था, फिर 2023 अब एक प्रपोजल, एक पर्टिकुलर, अभी तो 2000 ही अमेंडमेंट एक्ट है 2008 का, 2023 का आईटी एक्ट, राइट? प्रपोज इज कंसर्न, इसका आईटी रेगुलेशन, राइट? डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू प्राइवेसी। बच्चे ये जितने भी लेजिस्लेशन है सब आपस में कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो एक पे साइबर क्राइम में अगर कोई आदमी इन्वॉल्व है, दूसरे के ऑटोमेटिकली एरिया से वो लूप होल से निकल जाएगा। कंसिस्टेंट होने चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। नहीं है, इनएडिक्वेट है, वैसे अकाउंटेबिलिटी में प्रॉब्लम है, राइट? और इंस्टीट्यूशंस, अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कह सकते हैं कि, राइट, माइटी जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है, ये भी यूज कर रहे हैं, राइट? दैट इज द फैक्ट हियर। अनदर इंपॉर्टेंट नीति आयोग भी है जो इसके लिए एक बना रही है, एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म्स को बना रही है यहाँ पे। अब तीनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट? बहुत सारे सेक्टोरल मिनिस्ट्री हैं जो यूज कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम बोले ई जुडिशियरी, अगर हम बोले ई लेजिस्लेचर, अगर हम बोले ई मेडिसिन, अगर हम बोले कि ई कॉमर्स, देन अलग अलग डिपार्टमेंट्स इनका लेना देना, तो सबके बीच में एक अपना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नहीं होगा कोऑर्डिनेशन, इनएडिक्वेसी होगा तो प्रॉब्लम होगा अकाउंटेबिलिटी में। दैट इज द फैक्ट हियर। तो बच्चे तुमने देखा क्या, ये 5 इंपॉर्टेंट एरिया था दैट हैज टू क्रिएट द प्रॉब्लम इन व्हाट, अकाउंटेबिलिटी। दैट्स क्लियर। एक बार फिर से हम चलते हैं, कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ पे थे कि यहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया, तीनों चीज को, और ये भी हमने डिस्कस किया कैसे इसको हैम्पर करते हैं, राइट? दैट्स क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, ये हमारा डिस्कशन तो खत्म हो गया, बट
व्हाट शुड बी द कंक्लूजन, कंक्लूजन में बच्चे क्या होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वे फॉरवर्ड हमने यहाँ पे टाइप करा कर रखा हुआ है, यू नो यू हैव टू गो थ्रू दैट। द फर्स्ट, क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, तुमने पता है, तुम्हें इनएडिक्वेसीज भी हो गया, चैलेंजेस भी आ गया, क्या क्या वे फॉरवर्ड है, दीज आर द वे फॉरवर्ड, एटलीस्ट 2 or 3 वे फॉरवर्ड, you should have idea about it. First, digital literacy to all, that is very important. Second, digital infrastructure to all, और डिजिटल डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ये तीनों जो है ना हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है। इंडिया इनिशिएटिव्स, ये हिस्सा है हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव 2015 में। हमने इस 3 ब्रॉड गाइडलाइंस को लेकर के चले थे। सबके पास कोई इनएडिक्वेसीज नहीं होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके पास, और सबके पब्लिक सर्विसेज का डिजिटल डिलीवरी करेंगे, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस तीनों इनहांस रहेगा। डिजिटल राइट्स टू ऑल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हम कुछ फंडामेंटल राइट्स को लेकर चलते थे, कुछ डायरेक्टिव्स को लेकर चलते थे, आज हम एक डिजिटल राइट्स के एरिया में एंटर कर रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी से निकला हुआ जितने भी राइट्स हैं, और उसमें से जो रिलेटेड डिजिटल राइट्स है इंडिविजुअल का, इंस्टीट्यूशंस का, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट, राइट। नेक्स्ट इज कंसर्न बैलेंस बिटवीन ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल इन प्रमोटिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अच्छे चीज को आप आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है, एम्पावरमेंट की तरफ लीड करता है। गलत चीज को आगे बढ़ाते हैं तो राइट क्रिएट कर देता है, प्रोटेस्ट क्रिएट कर देता है। अननेसेसरीली किसी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, किसी का डिफेमेशन हो रहा है, तो बेस्ड अपॉन दैट यहाँ पर इनको कंट्रोल और ऑटोनॉमी दोनों के बीच एक बैलेंस होना जरूरी है, इधर बाय लेजिस्लेशन और इंस्टीट्यूशन और रेगुलेशन, व्हाटएवर भी, राइट। अकाउंटेबल अपीलेट मैकेनिज्म टू डील द साइबर सिक्योरिटी इशू, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अकाउंटेबिलिटी। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए बाय मीन्स ऑफ लेजिस्लेशन और बाय मीन्स ऑफ रेगुलेशन, व्हाटएवर भी। अगर डेटा सिक्योरिटी नहीं होगा, देन एंड देयर आफ्टर देयर इज ऑलवेज बी द ट्रस्ट इशू बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन as far as the information technology is concerned. The promotion of the e-governance will get hampered at any cost, right? And very important, digital ethics, एक बहुत important area आया है digital ethics while making innovation in e-governance। खास करके AI का जब इस्तेमाल आप करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो एक एथिक्स आना चाहिए। एथिक्स that is related to human being versus robotics, human का जो इश्यूज है, लाइक एम्प्लॉयमेंट, लाइक लाइवलीहुड, लाइक द प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन मेंटेलिटी, मोरालिटी, एवरीथिंग शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डीलिंग विद द डिजिटल एथिक्स। डिजिटल एथिक्स को हम लोग अलग से डील करेंगे एथिक्स वाले पेपर में, राइट। तो दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट। इतना तो बच्चे वे फॉरवर्ड होना चाहिए। अब ये हम इसीलिए लिख चुके हैं कि इसमें से कुछ पर्टिकुलर एरिया को तुम कंक्लूजन में लिख सको, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये आता है ना कि ये देखो कि दैट इज गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है? इनिशिएटिव्स, राइट, यस, हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए इन ऑर्डर टू काउंटर सच काइंड ऑफ द इनएडिक्वेसीज, एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स वी टुक अंडर NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2009 में हमने एक पहला इनिशिएटिव लिया था, लीडिंग टुवर्ड्स इफेक्टिव वैल्यू विथ एफिशिएंसी। बट ये प्रोग्राम ठीक है, माइल्डली सक्सेसफुल रहा। इसके बाद एक आया ऑटोमेटिकली हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 दैट लीगलाइज्ड ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये रहा, डिजिटल सिग्नेचर को हमने ऑथोराइजेशन दे दिया। सेकंड इंपॉर्टेंट इज दियर, ई कॉमर्स को हमने लीगलाइज्ड कर दिया। अब तक के अप्रोप्रिएटली लीगलाइज नहीं थे डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड इंपॉर्टेंट, एक एपीलेट ट्राइब्यूनल हमने क्रिएट कर दिया, साइबर एपीलेट ट्राइब्यूनल। एडवाइजरी बोर्ड हमने बनाया, साइबर एडवाइजरी बोर्ड्स आर कंसर्न्ड।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, साइबर क्राइम को हमने एज ए क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में एक्सेप्ट किया अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो कहीं ना कहीं जो भी 2000 के समय जो इशू रहे होंगे सबको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया इसमें। लेकिन कुछ मिसिंग था, जैसे राइट टू प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, इसके बारे में इस एक्ट में उतना कुछ मेंशन नहीं था, राइट। एंड इसलिए हमने अब एक प्रपोजल है हमारा दो इंपॉर्टेंट एरिया में, राइट, कि एक तो पहले आईटी 2000 को हटा के हम बनाएंगे आईटी एक्ट 2023, राइट। एंड एक जो एरिया बना हमारा कि व्हाट इज कॉल्ड द, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। नाम से क्लियर है, ये डेटा प्रोटेक्शन करता है, डेटा प्रोटेक्शन है, डेटा सिक्योरिटी करता है ये, राइट। और इस पर्टिकुलर एक्ट में हमने बहुत सारे चीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया, राइट, जो उसमें मिसिंग रह चुका था। जैसे ओपन इंटरनेट हमने दे दिया, ओपन इंटरनेट दैट वाज रिलेटेड टू वेरी रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट, अब ओपन इंटरनेट दे दिया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि इंटरनेट एक्सेस इज सेट टू बी ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लाउज 1 एंड आर्टिकल 21। तो जाहिर है अब ये एक्ट के थ्रू हमें ओपन इंटरनेट देना है। सेफ्टी एंड ट्रस्ट, साइबर सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड ट्रस्ट वर्दी साइबर सिक्योरिटी देना हमें, राइट। दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया व्हाट वी हैव मेड हियर। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहां पर दिया, डिजिटल राइट्स टू सिटीजन, जो तुमने कहा राइट टू प्राइवेसी वगैरह टाइप का, डिजिटल राइट टू सिटीजन हम देने वाले इसमें। दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दियर। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज दियर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक बना रहे, एक तो है ही इसमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इज दियर, राइट। यहाँ पर एक बोर्ड भी बना रहे हैं यहाँ पे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टेकन केयर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द सोशल मीडिया रेगुलेशन, राइट। रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस चीज को इनकॉर्पोरेट किया। तो जो भी बचे हुए इश्यूज थे, जो इनएडिक्वेसी हमें लगे, सबको हटा करके हमने इनको एनहांस करके अब हम आईटी एक्ट को हम डिजिटल इंडिया एक्ट भी कहते हैं, राइट, 2023। एंड दिस इज कॉल्ड द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये दो चीज को हमने यहाँ पर मेंशन किया, राइट। तो बच्चे तुमने देख लिया, एक बार फिर से गो थ्रू हो जाते हैं, बिकॉज सिमिलर आंसर्स किसी भी एरिया में आ सकते हैं। दिस इज द वे फॉरवर्ड एंड सो वी हैव सीन दिस इज कंसर्न्ड। यहाँ से शुरू किए थे अपने कहानी को, राइट। यहाँ से इस क्वेश्चंस को आंसर किया था हमने। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से देखते हुए दो भाग में तोड़ करके इसको आगे बढ़ाते वे फॉरवर्ड पे लेके गए। अब हम चलते हैं व्हाट इज कॉल्ड द आंसर प्रेजेंटेशन। आंसर प्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कंसीडर करो कल होकर के आंसर्स लिखना पड़ जाए हमें, राइट ना, दैट इज कंसर्न्ड विद दिस वन, कि ये आंसर्स को अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे यहाँ पर, यू नो वेरी वेल। जाहिर है इस आंसर्स को बनाओ, ये क्या करोगे, आंसर कैसे लिखोगे। आंसर लिखना कितने में है, 10 मार्क्स में लिखना है। जाहिर है हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 100, या मैक्सिमम कितने वर्ड्स हो गए, 150 वर्ड्स, राइट। इतने के बीच में हमें ऑर्गेनाइज करना, राइट। अब जाहिर है इसको 3 भाग में तोड़ेंगे हम लोग। वन इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन, another important is called what is called the main body, and third important is there what is called the concluding para, right. Concluding para is there, done. Up introduction is related to which particular fact? Introduction is related to, that is the areas of this one. दो इंपॉर्टेंट चीज है ना इसमें, यूटिलिटी एज वेल एज व्हाट, इनएडिक्वेसीज। तो बच्चे इसमें ना यूटिलिटी प्लस इनएडिक्वेसीज, ये दो टर्म्स आने चाहिए इन एरिया ऑफ इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड व्हाट इज कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी।
बेहतर ये होगा कि अगर इसको गुड गवर्नेंस के साथ जोड़ करके इसको अगर कोई इंट्रोडक्शन बनाए कि इन ऑर्डर टू अटेन द वैल्यू ऑफ गुड गवर्नेंस द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस अप्रोच इज very very essential in order to get effectiveness, transparency and accountability in the public governance, right? अगर ऐसा अगर करके कुछ बनाते हैं, राइट ना, वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कितने वर्ड्स में लिखने हैं। अब इसका जो वर्ड्स होना चाहिए 10% होने चाहिए। अभी तो पूछ रहा है वो 115 में, तो 10 से 15 वर्ड तुम्हारे पास में है, तो 10 से 15 वर्ड में एक स्टेटमेंट कोई भी बना दो, कोई वैल्यू नहीं रखता, राइट? एसेंस होना चाहिए, ये सब क्रक्स टर्म आने चाहिए, बाकी डज नॉट मैटर। अगर हमारे पास में 250 वर्ड्स में लिखने हो तो हो सकता है इनएडिक्वेसीज का बट जोड़ करके इनएडिक्वेसीज भी हम साथ में लिख डालें, राइट? मेन बॉडी का एरिया 80% पे जाएगा और इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे, जैसे हमने अभी इसको दो भाग में तोड़ा था। ई गवर्नेंस यहाँ पे, ई गवर्नेंस पर्टिकुलर, तो ई गवर्नेंस कहाँ जाता है? ये तीन चीज, ये तीनों पे जा रहा है। ई गवर्नेंस का इनएडिक्वेसीज कहाँ पे जा रहा है? ये तीन इंपॉर्टेंट एरिया में जा रहा है। ये इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ा रहा है, ट्रांसपेरेंसी को कैसे बढ़ा रहा है, अकाउंटेबिलिटी को ये कैसे लिमिट कर रहा है, ये कैसे लिमिट कर रहा है, इस चीज को लिखेंगे। इसमें जो पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया, जो पॉइंट है डिस्कस किया, इसमें हमने देखेंगे 2-3 पॉइंट जो भी डिस्कस किया, दैट इज द क्लियर, राइट? तो बच्चे जाहिर है कि 100 वर्ड में लिखना है तो बहुत सारे पॉइंट को हम नहीं लिख सकते, बट कंसीडर करो कि अगर कुछ पॉइंट को तुमने लिखा, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देख लेते हैं कि एक में हमने अगर लिखा 5 पॉइंट को लिखा, तो इसको समराइज करना है। समराइज करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो चलो 5 पॉइंट में 3 पॉइंट भी अगर हम लिखें 3-3 जगह पे, डेट इज ओके, राइट? तो वो देख लेना कितने वर्ड में पूछते हैं। अगर 250 में पूछा तब तो हम कंफर्टेबली लिख लेंगे, अगर हमें 100 में पूछा तो जाहिर है या तो कुछ को छोड़ना पड़ेगा, राइट? कुछ डुप्लीकेट पॉइंट है उसको छोड़ डालते हैं, कुछ दूसरे जगह पे लिखेंगे, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल करप्शन बहुत आ चुका था उसमें, यहाँ भी था एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ करप्शन में, राइट? यहाँ भी एक करप्शन का एरिया बना हुआ था, वहां भी एक बना हुआ था मैल एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन का एरिया, सेकेंड पॉइंट में छोड़ देंगे ऐसे एरिया को। आर यू गेटिंग? तो दीज आर द फैक्ट हियर। अब देखते हैं यहाँ पे कंक्लूडिंग पैरा में तो बच्चे वही होगा, अ वे फॉरवर्ड, जो तुमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था। वे फॉरवर्ड में बहुत सारे चीज थे, बहुत सारे चीज नहीं लिखने, 2-3 चीज को लिखना अगर कंपाइल्ड स्ट्रक्चर बना सकते हो तो। और इंडियन एग्जाम्पल अगर कंटेम्परेरी देते हो, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये एक स्ट्रक्चर है, अगर तुम चाहो तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुम लिख लेना, लिख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, राइट? नंबर तुम लोग के पास में पता है, एंड अगर नहीं पता है तो यू नो वेरी वेल, राइट, कि इसको हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं और इस पे तुम चैनलाइज कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कंसर्न, राइट ना? तो ये एरिया है, ट्विटर, एक्स पर्टिकुलर, यूट्यूब अपना एक फंक्शनिंग है, तो यहाँ पर तुम कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव टू सेंड तो व्हाट्सअप तुम कर देना इस नंबर पे, राइट? ये नंबर है हमारा, व्हाट्सअप इस पे भेज देना, अगर तुम चाहो तो पूरे लिख करके एक व्हाट्सअप पे हमें भेज दो। आई विल गिव यू रिप्लाई, मेट बी पॉसिबल थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन रिप्लाई जरूर भेजेंगे, ठीक है? तो चलो इसी के साथ में यहाँ पर अब ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल देन, एंड मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।